पिच पे आकर मोदी जी का खेलना, ये इनकी सबसे बड़ी आज कमजोरी हो चुकी है। जी जी है जी ना? जी सुजाता जी, आपकी ही पिच पर कोई आकर आपसे बेहतर खेले, ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है, मैं जो आपने अब कहा। जी। अब सवाल है मेरे, अब आप सुनिए ना, थोड़ा दूसरे के पास जा रहा हूं मैं। पहली चीज कि आपके पिच पर अगर कोई आपसे बेटर खेल जाए तो आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरा, जाति साधने के लिए तो आप भी जाति कार्ड खेल रहे थे। अब मैं वो रेटरिक अगर क्लिशे बोलूंगा कि इतने सालों से आपकी सरकार थी देश भर में, तो बना ही देते कुछ। चाहे वो लालू यादव जी हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो, कार्ड ही तो खेल रहे हैं। 30 साल से सरकार चला रहे, उपलब्ध अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए तो कार्ड ही खेल रहे थे आप। तो यहाँ मैंने यही कहा कि यहाँ उन्होंने सबको फिट, आप तो बोल रहे हैं इन्होंने सबको फिट कर दिया, दिखा दिया कि एक यादव, समाजवादी पार्टी का कोई यादव ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो उत्तर प्रदेश का कभी मुख्यमंत्री बन सकता है समाजवादी पार्टी में। आप जो बात कर रहे हो, अरे सुनिए ना पहले बात तो। दूसरा, आपने कहा कि इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो परखी जाएगी, बिल्कुल सही बात है, परखना चाहिए और जनता का काम है, हमारा काम। मैं अभी सवाल पूछूंगा, रेवंत रेड्डी भी जी परखे जाएंगे, है ना? बिल्कुल सारे परखे जाएंगे। तो पैमाना जो है ना वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। शिवम जी, आपने जाति जनगणना का भी अच्छे से इस्तेमाल किया तीनों राज्यों में, है ना? सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस के ऊपर अपनी गारंटी चलाई। चैलेंज होगा आपके लिए आगे समय में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्या कहते हैं नीरज जी, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें रही हैं और जिस तरीके से चुनाव घटा है, मैं मानता हूँ अब सुजाता जी के पास और कांग्रेस के पास जो है आत्ममंथन करने का काफ़ी समय है। 5-6 महीने हैं। मुझे लगता है 5-6 महीने आत्ममंथन करने में निकल जाएं और फिर 24 का चुनाव हम बस एक बार जीत जाएं, उसके बाद आत्ममंथन का समय ही समय है। मैं तो मानता हूं, शुभकामनाएं मेरी उनको, और लगातार इस तरह की चीज़ें कहते रहें कि उनको भी टेस्ट होना है, उनको भी होना है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में हर एक नेता, हर एक व्यक्ति हर रोज़ हर समय टेस्ट होता ही है। मुख्यमंत्री हो वो अपने स्तर पर टेस्ट होते हैं, विधायक गण हो वो अपने स्तर पर, मंत्री अपने स्तर पर। लेकिन यहाँ पर विषय जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुजाता जी ने कहा, थोड़ा सा आपने उस पर प्रकाश डाला, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मोदी जी हमारी पिच पर आकर खेल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इंडिया के पिच पर तो विराट कोहली 100 लगाता ही है, जब भी आते हैं 100 लगाते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के पिच पे ही 100 लगा दें तो कहने ही क्या। कमाल की बात है कि पिच आपकी, चीज़ें आपकी, सब चीज़ें आपकी, माहौल आपका, प्रोमिसेस आपके, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में अगर कोई अजय होकर निकल कर आते हैं तो वो मोदी जी आते हैं। वो मोदी की गारंटी अजय होकर आती है, और आप उसमें फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, यहाँ इतने शर्मा हैं, यहाँ इतने पंडित हैं। मैं मानता हूँ कि इस देश में रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं होता। आप मुझे बता दीजिए, क्या इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े यादव क्या सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी को जो दिखे वो अखिलेश यादव ही दिखे, या रामगोपाल यादव ही दिखे, या शिवपाल यादव ही दिखे, या धर्मेंद्र यादव ही दिखे? इस तरह का ये कोई अपलिफ्टमेंट है क्या किसी जाति का? बिल्कुल भी नहीं। या फिर यूं कह लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के बाद, उसके हमारे लालू यादव जी के बाद क्या सिर्फ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ही बस यादव है और कोई यादव ही नहीं है बिहार में? या फिर बैनर्जी के पास उनके भतीजे के अलावा और कोई है ही नहीं? या मायावती जी के पास आकाश के अलावा कोई है ही नहीं? या रेड्डीज में उनके अलावा कोई उसके पास है ही नहीं? या सोरेन के पास उनके अलावा कोई है ही नहीं? आप इसको जाति का अपलिफ्टमेंट कहते हैं? जाति के नाम पर खानदान का अपलिफ्टमेंट करके जातियों को सिर्फ ऐसे ही कार्यकर्ता बनाते रहें, उससे बेहतर है कि मैं तो कहता हूं आज विपक्ष पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी सोचने की आवश्यकता है कि भैया राज परिवार के अंडर में काम करके सिर्फ उनके लिए झंडा उठाना है आपको, या किसी एक पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आपको आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री कुछ भी बनना है, ये आप तय कीजिए। जो लोग 1989 के बाद से 89 में मुझे जहां तक याद है मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, बताइए क्या कोई एक इन्होंने परिवार के बाहर से बनाया हो क्या? एक भी तो नहीं। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मौका मिला, बाबूलाल गौर जी बने, वो यादव ही थे। तो इस वजह से विषय बहुत साफ है। आज ये तय होता है कि आप जातीय जनगणना की बात करते रहें, आप तमाम तरह के कोटाज की बात करते रहें, लेकिन जब अंत में देने की बात आती है तो देने के विषय पर तो बिल्कुल साफ है कि डिलीवरी के मामले में आपका मामला बिल्कुल खराब है। और रही बात की आपने
सबका टेस्ट होगा। टेस्ट तो हुआ ना आज। रेवंत रेड्डी जी के सामने असेंबली में एक जर्नलिस्ट को पकड़कर पीटा गया। पहले रेवंत रेड्डी ने उनको हैकल किया अकेले में, और फिर जब वो 4 जर्नलिस्टों के साथ थे तब उनको मारा पीटा। ऐसे लोकतंत्र बचाएंगे आप? आपने कहा ना, आप हमारे भी मुख्यमंत्री बने हैं, आपके भी मुख्यमंत्री बने हैं, आप भी गलती से एक राज्य जीत गए जो कि अगली बार नहीं जीतेंगे। वहां पर आपके रेवंत रेड्डी जी ने आते ही पहले ही दिन जर्नलिस्टों को पीटना शुरू कर दिया। हो गई टेस्टिंग शुरू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। इस देश ने एक ही गारंटी को माना है, वो है मोदी की गारंटी। इस देश ने एक ही चीज को माना है, गुड गवर्नेंस। जी अब मैं आप लोगों को हो गया, मैं जरा राय ले लूँ एक और जर्नलिस्ट हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, कोई बुरा नहीं मानेगा, एक बहुत बातचीत में हास्य से निकलता है, थोड़ा लाइट माहौल रहना चाहिए। वो फिल्म का एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि पिच भी आपकी, खिलाड़ी भी आपके, सरकार भी आपकी, जीता कोई और। ऐसे मुझे याद आ गया, तो कोई बुरा ना माने, मैंने इसलिए बोल दिया। प्रेम कुमार जी, मोहन यादव जी चैलेंज बन के आ गए समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, ये बात एक मतलब सीरियस नोट पे कह रहा हूँ मैं, इस बात का कोई जवाब कभी क्यों नहीं करता जो अभी ये शिवम ने उठाया कि भाई ये इशू जब खड़ा होता है कि भाई आपकी पार्टी में आप कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो अपनी पार्टी के अंदर क्यों नहीं करते? फिर ये मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अगर सारी जातियों को साधने के लिए ये गणित लगाई है, तो ये जो जाति का कार्ड बनाया गया था कि जाति जनगणना करेंगे, अरे जनगणना करके होगा क्या? उन्होंने बैठा दिया, सत्ता में भागीदारी चाहिए था ना, दे दिया उन्होंने। प्रेम कुमार जी। जी जी नीरज जी, देखिए बीजेपी ने अभी जो कुछ भी किया है, इससे पहले तो ये उदाहरण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये उदाहरण बन रहे हैं। तो इसका कारण निश्चित रूप से वो आवाज ही है जो बीते दिनों में उठी है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और वो आवाज जो है और राजनीतिक रूप से बीजेपी को नुकसान न करे, इसके लिए उन्होंने एक तैयारी दिखलाई है निश्चित रूप से। और 3 राज्य जीते हैं तो बीजेपी का क्या? प्रेम जी कर ले एक बार, फिर आपके पास आता हूँ, ले लूंगा रिप्लाई। ऐसा नहीं है, नहीं मैं 10 सेकंड ही बोल के मैं प्रेम जी को रोकूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आज मुख्यमंत्री बनाए हैं यादव। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 2000 के दशक में हमने बाबूलाल गौर को बनाया है, वो यादव ही थे और किसी परिवार से भी नहीं थे, और मजदूर संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो हमारी तो ये नीति कभी से नहीं रही, लेकिन 89 के दौर के बाद से जिस तरीके से समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को दिन रात आगे बढ़ाया, जातिवाद के नाम का बहाना देकर, वो इस देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ना पहले ऐसे करती थी ना आज ऐसे करती है। आप बोल सकते हैं सर, आप ही का समय है। हाँ, आपकी बात आ गई प्रेम जी। जी देखिए, शिवम जी की बात से आगे बोले तो जो कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या बना है आज तक, वो किसी न किसी जाति का रहा है। और पूरा इतिहास देखिए, एक समय था, अभी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूरी टीम देखिए तो सवर्णों की एक अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। बीजेपी कभी सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव आया, अब ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से एक पार्टी ने अपना बदलाव का रास्ता अख्तियार किया है। अब लेकिन मैं ये कह रहा था कि 3 राज्यों में बीजेपी जीतने के बाद गदगद जरूर है, लेकिन आप इसी बात को देखिए कि 5 साल पहले भी तो 3 राज्य बीजेपी ने खोए थे ना। तब दूसरे कांग्रेस को ये हाथ लगी थी जीत, लेकिन तब इस तरह से शोर नहीं मचा था। तब इस तरीके से वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे 3 राज्य नहीं जीता, 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लिया हो, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा रहा है। तो ये इसको आप इस रूप में देखें कि तभी यही बात आती है कि वोट्स जो है कांग्रेस को ज्यादा मिलते हैं। इस पर लोग कहने लगते हैं कि डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर पर आप बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर पर नहीं बोल रहे। जब कोई ये कहता है कि 2024 हमने जीत लिया है इन्हीं 3 चुनावों से, तो ये देखना होगा कि कांग्रेस का वोट जो है बीजेपी से अधिक है 5 राज्यों में ओवरऑल। लेकिन इसका मतलब अगर इसको थोड़ा और 3 राज्यों तक केंद्रित करेंगे तो कम जरूर है। कांग्रेस की स्थिति कमतर हुई है पहले से, तभी तो चुनाव सत्ता से बाहर हुई है, ये है। लेकिन कांग्रेस रेस से बाहर हुई है ऐसा नहीं है। वो मुद्दे जो कांग्रेस ने पकड़े हैं, उस मुद्दे को अगर आगे भी वो कैरी ऑन करते हैं तो निश्चित रूप से सियासत बदलेगी। हाँ, और बीजेपी को भी इसी दिशा में आकर के आना पड़ रहा है, सियासत करना पड़ रहा है। तो ये 2024 का रेस अच्छा खासा होने वाला है और ठीक ठाक होने वाला है, मुझे दिखता है। जी सज्जन जी,
क्या 2018 की और इस जीत में या और पीछे की जीतों में कोई फ़र्क आपको दिखता है? और जो भी प्रेम कुमार जी ने सवाल किया ना कि इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे 24 ही जीत गए हों, इस तरह की बातें नैरेटिव्स और चर्चाओं में बात होती है। मैं देखिए नैरेटिव्स, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए नैरेटिव सेट करना तो हर पार्टी का अधिकार है। अगर बीजेपी चुनाव हार जाती तो बीजेपी 24 का चुनाव हार भी सकती थी, ये बात चुनाव के पहले मानी जा रही थी। बहुत लोग इस बात को काफी गहराई से कह भी रहे थे, लेकिन परिणाम अलग आए हैं। तो नैरेटिव पे न जाए, वो तो हर पार्टी का अधिकार है, क्योंकि एक्चुअल इलेक्शन से पहले वॉर ऑफ परसेप्शन चलता है, और वॉर ऑफ परसेप्शन से क्या होता है, स्विंग वोटर पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन इसमें अभी जो बहस है ओबीसी कार्ड का और जाति जनगणना का, उसका क्या हुआ और उसमें किस पार्टी का क्या चरित्र है, तो कुछ धारणाएं हैं जिसको किसी पार्टी से अलग करके देखना चाहिए। पहली धारणा यह है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन के दबाव में ओबीसीकरण कर रही है, जबकि आप सच्चाई अगर देखें तो मंडल के दौर में भी, मंडल का दौर भी था, और जब हिंदुत्व की बात चल रही थी, हिंदुत्व के सबसे एग्रेसिव लीडर कौन थे? उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे, क्या थे वो? उमा भारती थी, क्या थे वो? बजरंग दल के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट विनय कटियार थे, क्या थे वो? सब ओबीसी थे। उसके बाद आप देखें मुख्यमंत्री देने का दौर रहा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो आप देखें जब कलराज मिश्र और लालजी टंडन को हटा के कल्याण सिंह को 90 के दशक में बनाया जाता है, तो पिछड़े की जो बात है वो तो 80 के दशक से गोविंदाचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीजेपी में शुरू कर दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। फर्क कहां पे आता है? फर्क यहां पे आता है कि बीजेपी आज जो पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे इंडिया में ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी का जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व को लीड करने की पॉलिटिक्स है। जो ऑपोजिशन पिछड़ेवाद की पॉलिटिक्स कर रहा है वो अगरा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पिछड़े तो बीजेपी में पहले से थे, अभी आपके उपराष्ट्रपति ओबीसी हैं, अभी आपके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मंत्रिमंडल में पावरफुल मिनिस्टर्स ओबीसी हैं, तमाम राज्यों में ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और बाकी भी पावरफुल पोजीशन में हैं बीजेपी के दौर में। तो बीजेपी को कहना कि ऑपोजिशन, यू टर्न यहां पे कांग्रेस ने लिया 2019 में और 24 में फर्क यह है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे उस समय भी एक होप था, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद राफेल के मामले में इन्होंने एक नैरेटिव एटलीस्ट एक सेट कर दिया था, तो काफी एग्रेसिव पिच से ये कर रहे थे। इस बार इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस जो कभी भी ओबीसी के प्लैंक पे, मंडल के दौर में याद रखिए कि राजीव गांधी पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे जिन्होंने इसका अपोज किया था, विरोध किया था। विरोध करने का मतलब था कि न्यू इंडिया में ये जातिवादी नहीं आने चाहिए। कांग्रेस दूसरे के मुद्दे को, समाजवादी पार्टी के मुद्दे को, मतलब जो समाजवादी राजनीति को ओढ़ते हैं उनके मुद्दे को अपनाई। कांग्रेस की तो पूरी हिंदी पट्टी में इमेज ही ओबीसी विरोधी थी। राम मनोहर लोहिया से लेके जितनी भी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी थी, जितने भी क्षत्रिय पार्टी का उदय हुआ है, मंडल का दौर हुआ, तो कांग्रेस को ब्राह्मणवादी बताते हुए किया गया है। अचानक आपने दूसरे की पिच आइडेंटिफाई कर लिया, और उसमें बीजेपी को खासियत क्यों मिली? याद रखिए कि ओबीसी का एक नया जनरेशन, एक नई पीढ़ी तैयार हुई है जो मंडल के दौर को नहीं देखा है, उसे मंडल के दौर से कोई भावनात्मक अनुभव नहीं है। वो ओबीसी अपनी पहचान तो रखता है, लेकिन वो उसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन भी देखना चाह रहा है। तो उसमें जिस पार्टी और जिस नेतृत्व में उसे ज्यादा रिलेटेबिलिटी दिख रही है, ज्यादा जिससे वो सरोकार दिख रहा है, उसके पीछे जा रहा है। आप 1990 की दशक में ले जाना चाह रहे हैं अगरा बनाम पिछड़ा। यहां पे लोग पिछड़े भी अगरा बनना चाह रहे हैं और एस्पिरेशन के साथ बनना चाह रहे हैं। जाति जरूरी है, लेकिन जाति के आधार पे 90 को रिपीट करने की, खासकर कांग्रेस की जो गलती थी वो भस्मासुर वाली गलती थी। उन्हें अपने पिच पे खेलना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी पॉलिटिक्स को नहीं साधा, वो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीम को साधा था। दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अपर कास्ट, ये कांग्रेस की पिच थी। ओबीसी कभी इनका पिच नहीं था। बीजेपी में ओबीसी हमेशा से सबसे ज्यादा रहे हैं। हाँ, ये ओबीसी हिंदुत्व के साथ रहे हैं, अगरा बनाम पिछड़े के मॉडल से नहीं रहे। ये फर्क है, और इन बीजेपी का पिछड़ा मॉडल जीता है। ये मॉडल आज इसलिए ज्यादा चर्चा में आ रहा है क्योंकि जो बात आपने कही ना कि कल्याण सिंह को देखिए, इवन रामप्रभास गुप्ता को भी शॉर्ट टर्म के लिए जोड़ लीजिए, कोई ऐसा था ही नहीं कि वहाँ पे सिर्फ ओबीसी की उपेक्षा की गई हो या किया गया हो। आज उसको केवल रीइंस्टेट करके आपको याद दिलाया जा रहा है भाई साहब। ये फर्क इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर कर दिया उन्होंने, कर दिया ना उन्होंने भी।
तो ये जो फर्क होता है ना, इसको फिर आपको देखना पड़ता है। जैसे इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर है कि दलित चिंतन या दलित न्याय की लड़ाई या सामाजिक न्याय की लड़ाई का सबसे हाहाकारी और विचित्र उदाहरण मायावती जी ने पेश किया है।